हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपका अपना विश्वेंद्र फौजदार अभी अपने लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए ब्रिटेन के जो मंत्रिमंडल है उसके कार्य और शक्तियां एवं उसके प्रकार और रूपों के बारे में बताने वाले हैं इस वीडियो में। यानी मंत्रिमंडल के कार्य क्या हैं, उसकी शक्तियाँ क्या हैं, उसके प्रकार क्या हैं। यहाँ से अधिकांशतः क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मंत्रिमंडल, ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल उसके कार्य, शक्तियों और प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसलिए हम ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसको अधिकांशतः हर एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम हो, यूनिवर्सिटी से संबंधित यानी स्नातक से संबंधित जो भी एग्जाम है, उन सभी में, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंधित हो, उस सभी में इसको पूछा जाता रहा है और बार बार ये रिपीट भी होता रहता है। देखिए, ब्रिटेन के मंत्रिपरिषद इंग्लैंड की वास्तविक कार्यपालिका है। यानी ब्रिटेन का जो मंत्रिपरिषद है या मंत्रिमंडल है वो ब्रिटेन की वास्तविक कार्यपालिका माना जाता है। संपूर्ण कार्यभार या कानून बनाना का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ब्रिटेन के मंत्रिपरिषद द्वारा। इसके हाथ में शासन की समस्त सत्ता होती है। यह संपूर्ण शासन को चलाने का कार्य ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है, उसके द्वारा किया जाता है। क्योंकि ब्रिटेन का जो सम्राट होता है उसके पास केवल नाम मात्र की शक्तियां हैं, वो वास्तविक शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। उसकी शक्तियों का जो प्रयोग किया जाता है वो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। इसी के बारे में महत्व को बताते हुए विभिन्न विद्वानों ने इसकी अपने अपने अनुसार परिभाषाएं दी हैं। मंत्रिपरिषद के बारे में अपने विचार रखे हैं। रैमजे म्योर के अनुसार मंत्रिपरिषद राज्य रूपी जहाज का परिचालक चक्र है। मंत्रिपरिषद राज्य रूपी जहाज का क्या है? परिचालक चक्र। यह रैमजे म्योर ने कहा है कि जो मंत्रिपरिषद है वो संपूर्ण राज्य को चलाने वाला एक चक्र है। संपूर्ण जो राज्य है वो मंत्रिपरिषद के द्वारा ही चलाया जाता है। दूसरी, मैरियट ने कहा है मंत्रिपरिषद वह धुरी है, मंत्रिपरिषद वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त शासन यंत्र घूमता है। मंत्रिपरिषद वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त शासन यंत्र घूमता है। यानी मैरियट ने कहा है मंत्रिपरिषद एक वो कील है या वह धुरी है जिसके चारों संपूर्ण यानी चारों तरफ शासन यंत्र घूमता है। समस्त शासन यंत्र, मंत्रिपरिषद के चारों तरफ ही संपूर्ण शासन व्यवस्था चलती रहती है ब्रिटेन की। अगर मंत्रिपरिषद नहीं हो तो ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था है वो अखंडित हो सकती है। इसलिए मंत्रिपरिषद की जो शासन व्यवस्था है वो किसके इर्द गिर्द घूमती है? मंत्रिपरिषद के इर्द गिर्द घूमती है। संपूर्ण शासन को चलाने का कार्य मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। ये लावेल ने कहा है मंत्रिपरिषद राजनीतिक मेहराब की आधारशिला है। ये मंत्रिपरिषद राजनीतिक मेहराब यानी राजनीति का जो मेहराब है, जो महल खड़ा हुआ है ब्रिटेन में राजनीतिक स्तर का, उसकी जो आधारशिला है यानी उसकी जो नींव है वो क्या है? मंत्रिपरिषद है। उसी के ऊपर ब्रिटेन का जो राजनीतिक मंडल है, राजनीतिक स्थिति है ब्रिटेन की, वो उसी के ऊपर टिकी हुई होती है। लावेल एस एमरी ने कहा है मंत्रिपरिषद शासन का केंद्रीय निर्देशक यंत्र है। यानी मंत्रिपरिषद क्या है? शासन का केंद्रीय निर्देशक यंत्र, यानी संपूर्ण केंद्र का जो शासन चलता है उसको निर्देशित करने का कार्य किसके द्वारा होता है? मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। देखिए, LF एमरी ने कहा है मंत्रिपरिषद शासन का केंद्रीय निर्देशक यंत्र है। यानी जो ब्रिटेन की जो मंत्रिपरिषद है वो संपूर्ण शासन को चलाने का केंद्रीय निर्देशक यंत्र, एक ही केंद्रीय स्थान है जहाँ से संपूर्ण शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, उसका निर्देशन किया जाता है। देखिए, मंत्रिपरिषद वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त शासन यंत्र घूमता है। यानी मंत्रिपरिषद के चारों तरफ ही संपूर्ण शासन यंत्र ब्रिटेन का चलाया जाता है। मंत्रिपरिषद संसद की एक परामर्शदायी समिति मात्र है। यानी मंत्रिपरिषद क्या है? संसद जो होती है उसकी परामर्शदायी समिति मात्र है। यानी उसको परामर्श देने का कार्य करती है, जिसका कार्य शासन के संबंध में राजा को सहायता और मंत्रणा देना होता है। यानी संपूर्ण जो ब्रिटेन की शासन व्यवस्था है जो सम्राट के नाम या राजा के नाम पर चलाई जाती है, तो राजा को सहायता और मंत्रणा देने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद की स्थिति कैसी हो जाती है? इसके अनुसार परामर्शदायी यानी सलाहकारी समिति मात्र होती है। लेकिन ब्रिटेन की जो परंपराएं अब समय उससे उसकी स्थिति में बहुत ही परिवर्तन कर दिया है। मंत्रिपरिषद की स्थिति को इसके द्वारा बढ़ा दिया गया है। परंपराओं द्वारा मंत्रिपरिषद की जो स्थिति है उसको बढ़ा दिया गया है। उसने अब वास्तविक कार्यपालिका का रूप धारण कर लिया है। यानी मंत्रिपरिषद है वो वास्तविक कार्यपालिका बन गई है। राजतंत्र के लोकतंत्रीकरण होने से राजा की शक्तियाँ धीरे धीरे घटी हैं। यानी ब्रिटेन में जो राजतंत्र की स्थापना हुई थी उसके बाद धीरे धीरे तांत्रिक रूप जो धारण किया है ब्रिटेन में, तो उससे क्या है? राजा की शक्तियों में कमी आ गई है और मंत्रिपरिषद की शक्तियां बढ़ती
गई हैं, यानी मंत्रिपरिषद की जो स्थिति है, ताकत है, वो बढ़ती चली गई है। अब मंत्रिपरिषद ही शासन की समस्त कार्यों को संपादित करती है, यानी शासन से संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं उन सभी का संपादन या संचालन किसके द्वारा होता है? मंत्रिपरिषद द्वारा ही होता है। मंत्रिमंडल सरकार की नीति निर्धारित करती हैं, ये सरकार की जो नीतियाँ हैं उनको बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? मंत्रिमंडल द्वारा। वैदेशिक संबंधों का संचालन किया जाता है, यानी विदेशी संबंध है, विदेशों दूसरे देशों के साथ संबंधों का संचालन करना, स्थापित करना, ये कार्य भी मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। संसद में विधेयक पेश करती है, यानी मंत्रिमंडल संसद में विधेयक पेश करती है और वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा तैयार करती है, यानी वार्षिक आय व्यय बजट भी तैयार करती है। किसके द्वारा किया जाता है बजट तैयार? मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार शासन संबंधी अन्य सभी कार्य मंत्रिपरिषद द्वारा ही किए जाते हैं। मंत्रिपरिषद के कार्य और शक्तियों की व्याख्या निम्न शीर्षकों के अंतर्गत की जा सकती है, यानी निम्न प्रकार उसके कार्यों को समझा जा सकता है। विधि निर्माण संबंधी कार्य, यदि सैद्धांतिक रूप में कानून बनाना संसद का कार्य है, सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक देश में जो कानून बनाने का कार्य किया जाता है वो संसद के द्वारा किया जाता है, लेकिन वर्तमान में मंत्रिपरिषद द्वारा इस कार्य को छीन लिया गया है, यानी जो मंत्रिपरिषद है उसने इस कार्य को अपने हाथ में ले लिया है, क्योंकि कानून बनाने का कार्य अब किसके द्वारा होने लगा है? मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल द्वारा होने लगा है। लावेल ने कहा है, यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण होगा कि वर्तमान समय में मंत्रिपरिषद ही संसद की मंत्रणा एवं सम्मति से विधि का निर्माण का कार्य करती है, क्योंकि वर्तमान अगर बात की जाए तो मंत्रिपरिषद संसद की मंत्रणा यानी संसद की सलाह और संसद की सम्मति से ही कानून बनाने का कार्य करती है, यानी संसद उसको सलाह देती है और मंत्रणा करती है उसके साथ, तब जाकर के मंत्रिपरिषद कानून बनाती है, विधि निर्माण या कानून बनाने का कार्य करती है। आजकल व्यवहार में विधायनी मामलों में मंत्रिपरिषद संसद को संचालित व निर्देशित करती है, यानी विधेयकों संबंधी जो मामले, कानून निर्माण संबंधी जो मामले, उनमें मंत्रिपरिषद संसद को चलाने और निर्देशित करने का कार्य किया जाता है। वह संसद का नेतृत्व करती है, संसद को नेतृत्व करने का कार्य भी मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद ही यह निश्चित करती है कि संसद की बैठक कब बुलाई जाए और कब उसे स्थगित किया जाए, यानी मंत्रिपरिषद की बैठक कब बुलाए, मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाने, उसे स्थगित करने और उसे भंग करने का कार्य का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? मंत्रिपरिषद द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद ही राजा का उद्घाटन भाषण तैयार करती है, ये मंत्रिपरिषद राजा के जो उद्घाटन भाषण है, संसद की जो बैठक होती है उसमें उसको तैयार करने का कार्य मंत्रिपरिषद द्वारा ही किया जाता है, जिसमें आगामी सत्र के लिए सरकार की सामान्य नीति और उसके कार्यक्रम की रूपरेखा रहती है। आगामी समय में सरकार की नीतियाँ क्या होंगी, उसका कार्यक्रम क्या होगा, उसकी रूपरेखा का निर्धारण किया जाता है, जो सम्राट का उद्घाटन भाषण तैयार किया जाता है उसमें। यद्यपि संसद का कोई भी सदस्य उसमें विधेयक रख सकता है, यानी संसद की अगर बात की जाए तो संसद का कोई भी सदस्य जो संसद का सदस्य होता है वो विधेयक रख सकता है, परंतु अधिकांश महत्वपूर्ण विधेयक संबंधित मंत्री द्वारा रखे जाते हैं, यानी अधिकांश जो विधेयक हैं वो महत्वपूर्ण विधेयक हैं, वो जिस क्षेत्र का मंत्री है जिससे उस विधेयक से संबंधित मंत्री के द्वारा ही रखा जाता है। केवल उन्हीं विधेयकों के संसद द्वारा स्वीकृत या पारित होने की संभावना रहती है जिन्हें मंत्रिपरिषद का समर्थन प्राप्त हो, यानी वे ही विधेयक संसद द्वारा स्वीकृत और पारित किए जाते हैं जिनको मंत्रिपरिषद का समर्थन प्राप्त होता है। आधुनिक काल में संसद का समस्त विधायनी कार्यक्रम मंत्रिपरिषद द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। इन संपूर्ण विधायी संबंधी जो कार्य हैं, कानून निर्माण संबंधी कार्य हैं, वो कार्यक्रम है वो भी मंत्रिपरिषद द्वारा ही निर्धारित होते हैं। आज मंत्रिपरिषद विधायनी कार्य के मामले में संसद पर पूर्णतः हावी है, यानी कानून निर्माण के संबंध में मंत्रिपरिषद का संसद पर लगभग पूर्ण नियंत्रण होता है। कार्टर, रेने और हर्ज ने मंत्रिमंडल को लघु व्यवस्थापिका की संज्ञा दी, यानी मंत्रिमंडल को लघु व्यवस्थापिका की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है? कार्टर, रेने और हर्ज ने। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है छोटे क्वेश्चनों में कि मंत्रिमंडल को लघु व्यवस्थापिका किन्होंने कहा है? कार्टर, रेने और हर्ज ने कहा है। लास्की ने मत व्यक्त किया कि आज के युग में संसद मंत्रिपरिषद के निर्णयों को, यानी वर्तमान में जो संसद है वो मंत्रिपरिषद के निर्णयों को पंजीबद्ध करने वाली संस्था मात्र है, यानी संसद को मंत्रिपरिषद के निर्णयों को पंजीबद्ध करने वाली संस्था मात्र किसने कहा है? लास्की ने। F.A. ऑग ने भी इसे मिलते जुलते विचार प्रस्तुत किए।
मंत्रिमंडल शासन पद्धति वाले देशों की अधिकतम व्यवस्थापिकाओं के समान संसद प्राय कभी भी पहल या सृजन नहीं करती, केवल मंत्रिपरिषद की नीति की समीक्षा करती है और सामान्यतः उसे स्वीकृति एवं पंजीबद्ध भी करती है। देखिए, दूसरा कार्य है कार्यपालिका संबंधी कार्य, यानी कार्यपालिका संबंधी कार्य। मंत्रिपरिषद इंग्लैंड की वास्तविक कार्यपालिका है, क्योंकि संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग, सम्राट की जो शक्तियाँ उनका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? मंत्रिपरिषद द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद आंतरिक और बाह्य दोनों क्षेत्रों में शासन की नीति निर्धारित करती है, यानी देश की अगर अंदर की बात की जाए या वैदेशिक संबंधों की बात की जाए या आंतरिक संबंधों की बात की जाए, तो उन सभी में नीति निर्धारण का कार्य मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। नीति निर्धारण निसंदेह उसका एक महत्वपूर्ण कार्य है, यानी नीतियों का निर्माण करना मंत्रिपरिषद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। मंत्रिपरिषद विभिन्न विभागों की कार्रवाइयों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करती है, जो भी विभिन्न विभाग हैं उनमें की जो कार्रवाइयाँ की जाती है उनमें सामंजस्य संतुलन बनाए रखने का कार्य भी करती है। 1918 की शासन यंत्र समिति के प्रतिवेदन में मंत्रिपरिषद के मुख्यतः निम्न कार्य बताए गए: संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली नीति को अंतिम रूप प्रदान करना है। सबसे पहला कार्य किसमें बताया था? संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली नीति को अंतिम रूप किसके द्वारा दिया जाता है? मंत्रिपरिषद द्वारा ही दिया जाता है। दूसरा, संसद द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार राष्ट्रीय कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना, यानी संसद द्वारा जो नीति बनाई गई है उसके अनुसार राष्ट्रीय कार्यपालिका है, जो देश की संपूर्ण राष्ट्रीय कार्यपालिका है, उस पर नियंत्रण रखने का कार्य भी मंत्रिपरिषद करती है। संसद के विभिन्न विभागों के अधिकारियों में निरंतर सामंजस्य बनाए रखना और उनकी शक्तियों को सीमित करना भी मंत्रिपरिषद द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल जो होता है उसमें विभिन्न विभागों के अध्यक्ष शामिल होते हैं, उनको अलग अलग विभाग सौंप दिए जाते हैं। अपने विभागों का संचालन करना और उनकी गतिविधियों पर नज़र रखना उनका दायित्व होता है, यानी प्रत्येक मंत्री का अपने विभाग का संचालन करना और उसकी गतिविधियों पर नज़र रखने का कार्य किया जाता है। मंत्रिपरिषद शासन के विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करती है, यानी शासन के जो भी विभिन्न विभाग हैं उन्हें समन्वय स्थापित करने, संतुलन स्थापित करने का कार्य मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है और देखती है कि उनमें किसी प्रकार का विरोध तो नहीं है, आपस में अगर उनमें कोई विरोधाभास हो ऐसा तो नहीं है, ये देखने का कार्य भी मंत्रिपरिषद करती है। आधुनिक काल में प्रत्यायोजित विधि निर्माण के फलस्वरूप मंत्रिमंडल का कार्य क्षेत्र और भी बढ़ गया है, यानी वर्तमान में कानून निर्माण के कारण मंत्रिमंडल का जो कार्य क्षेत्र है उसकी शक्तियाँ वो बहुत बढ़ गई हैं। आजकल संसद कार्यभार की अधिकता और विधेयकों की जटिलता प्रकृति के कारण अनेक विधियों की केवल मोटी रूपरेखा तैयार कर देती है, कार्यपालिका को अधिकृत कर देती है, यही कार्यपालिका को शक्तियाँ सौंप देती है कि वह उन्हें क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक नियम बनाए, यानी कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसे जो कार्य हैं उनको करने के लिए कुछ ना कुछ नियम निर्धारित करें। इस प्रदत्त अधिकार के कारण मंत्रिपरिषद की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। इससे क्या मंत्रिपरिषद की जो स्थिति है और शक्ति है उनमें वृद्धि भी हो जाती है। संबंधी कार्य, अगला आता है वित्त संबंधी कार्य। मंत्रिपरिषद को वित्तीय क्षेत्र में भी व्यापक शक्तियां दी गई हैं। वित्त यानी धन के लेन देन संबंधित बजट तैयार करना, ये सारे कार्य, आय व्यय का ब्यौरा रखना, ये सारे कार्य मंत्रिपरिषद द्वारा किए जाते हैं। मंत्रिपरिषद को वित्तीय क्षेत्र में व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं। उसका एक महत्वपूर्ण सदस्य वित्त मंत्री संपूर्ण देश के लिए वार्षिक बजट बनाता है, यानी संपूर्ण देश के लिए वार्षिक बजट तैयार करने का कार्य किसके द्वारा होता है? वित्त मंत्री के द्वारा ही किया जाता है। वार्षिक जो बजट तैयार करता है वो कौन करता है? वित्त मंत्री, और उसे संसद के समक्ष रखता है, यानी संसद के समक्ष उसको प्रस्तुत करता है। बजट तैयार करता है, बजट बनाता है और उसे संसद के समक्ष रखता है। आगामी वर्ष में किस मद पर कितना व्यय होगा और इस व्यय के लिए साधन कैसे जुटाए जाएंगे, यह सब वही तय करता है, यानी वित्त मंत्री द्वारा तय किया जाता है। किस चीज़ पर कितना पैसा खर्च होना है, उसके लिए किन साधनों की आवश्यकता होगी, वो कैसे जुटाए जाएंगे, ये सभी निर्धारण कौन करता है? वित्त मंत्री। कौन से नए कर लगाए जाएं, पुराने करों को समाप्त करना अथवा उनकी विभिन्न वर्तमान दरों को घटाना बढ़ाना इत्यादि कार्य वित्त मंत्री का ही कार्य होता है। वित्तीय क्षेत्र में मंत्रिपरिषद को अन्य कार्य भी करने पड़ते हैं, जैसे ऋण लेने की व्यवस्था करना, यह निश्चित करना कि कौन सा व्यय संचित निधि और कौन सा व्यय आकस्मिक निधि से दिया जाएगा, आदि कार्य मंत्रिपरिषद द्वारा किए जाते हैं। चौथा कार्य है न्याय संबंधी कार्य, यानी सरकार इन कार्यों के अलावा कुछ न्याय संबंधी कार्य भी करती है। मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद को न्याय संबंधी कार्य भी करती है। उसके एक
सदस्य लॉर्ड चांसलर की मंत्रणा अनुसार सम्राट प्रमुख न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यही संपूर्ण जो न्यायालय हैं देश के, उनके न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके आधार पर की जाती है? सम्राट का जो सदस्य है वो एक लॉर्ड चांसलर किसकी मंत्रणा से या सलाह से करेगा? लॉर्ड चांसलर की सलाह से, जो कि किसका सदस्य होता है? मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है। इसी प्रकार गृह मंत्री के परामर्श अनुसार वह क्षमादान करता है। गृह मंत्री से परामर्श करता है, उससे क्षमादान करने की शक्ति या माफ़ करने की शक्ति भी उसके पास में होती है। अतः इन विवरण से स्पष्ट होता है कि मंत्रिपरिषद का कार्यक्षेत्र अत्यंत व्यापक है, यानी मंत्रिपरिषद का जो कार्यक्षेत्र है वो बहुत बढ़ जाता है। विधायी, कार्यपालिका, वित्तीय सभी क्षेत्रों में उसे बहुत अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। देश के संपूर्ण प्रशासन पर उसका नियंत्रण रहता है, यानी मंत्रिपरिषद का देश के संपूर्ण प्रशासन पर नियंत्रण पाया जाता है। लावेल ने मंत्रिपरिषद की केंद्रीय स्थिति का सही वर्णन करने के लिए चक्रों के भीतर चक्र की उपमा का प्रयोग किया, यानी मंत्रिपरिषद में चक्रों के भीतर चक्र पाया जाता है। उसके अनुसार सरकार का शासन यंत्र चक्रों के भीतर चक्र वाला है। कैसा? सरकार का शासन यंत्र चक्रों के भीतर चक्र। तो बाहरी घेरे में कॉमन सभा में बहुमत रखने वाला दल आता है, अगले घेरे में मंत्रिपरिषद आती है और उसमें उस दल के सर्वाधिक सक्रिय सदस्य होते हैं। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के गहरे संबंध को देखते हुए बेजोट ने कहा कि मंत्रिपरिषद वह कड़ी अथवा कब्जा है जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका विभागों को जोड़ती है, यानी मंत्रिपरिषद के द्वारा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों को जोड़ा जाता है। जो प्रकार आएंगे उनके बारे में बताते हैं। तो देखिए, मंत्रिमंडल के रूप और प्रकारों के बारे में देखते हैं। मंत्रिमंडल के 4 रूप हैं। कितने रूप हैं मंत्रिमंडल के? 4 रूप हैं। छाया मंत्रिमंडल, युद्ध मंत्रिमंडल, आंतरिक मंत्रिमंडल और साझा मंत्रिमंडल। साझा, युद्ध, आंतरिक और छाया, ये 4 प्रकार है मंत्रिमंडल के 4 रूप हैं। तो देखिए, मंत्रिमंडल के 4 रूपों के साझा मंत्रिमंडल, युद्ध मंत्रिमंडल, आंतरिक मंत्रिमंडल और छाया मंत्रिमंडल, इन चारों के बारे में आपको बता दें। देखिए, साझा मंत्रिमंडल होता है वो क्या है? साझा होता है मतलब मिला जुला मंत्रिमंडल का निर्माण हो, किसी एक दल को बहुमत नहीं मिले तब मिला जुला मंत्रिमंडल या सरकार बनाई जाए देश के शासन को चलाने के लिए, तो वो साझा मंत्रिमंडल कहलाता है। युद्ध मंत्रिमंडल कहलाता है। युद्ध मंत्रिमंडल वो होता है जो अचानक या युद्ध या आपत्ति की स्थिति में गठित किया जाता है, वो युद्ध मंत्रिमंडल कहलाता है। आंतरिक मंत्रिमंडल वो होता है जो मंत्रिमंडल को 5 या 6 प्रमुख मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए, यानी कुछ व्यक्तियों से, क्योंकि जो सम्राट है ब्रिटेन का वो सभी से सलाह नहीं ले पाता है, सभी के साथ विचार विमर्श नहीं कर पाता, तो वो कुछ अपने गिने चुने व्यक्तियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करता है, वो आंतरिक मंत्रिमंडल कहलाता है। छाया मंत्रिमंडल की बात की जाए तो छाया मंत्रिमंडल होता है विरोधी दल द्वारा जो तैयार किया जाता है मंत्रिमंडल, वो छाया मंत्रिमंडल कहलाता है। तो देखिए, साझा मंत्रिमंडल के बारे में विस्तृत जानकारी देखते हैं। देखिए, साझा मंत्रिमंडल कभी कभी कॉमन सभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता, यानी कभी कभी क्या होता है ब्रिटेन जो कॉमन सभा है, जो लॉर्ड सभा है ब्रिटेन की, कॉमन सभा और लॉर्ड सभा, लोक सदन और लॉर्ड सभा, ये 2 सदन है, कॉमन सभा या लोक सदन में किसी भी दल को बहुमत नहीं हो, यानी किसी भी दल की सरकार नहीं बन पाए, ये एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो कॉमन सभा का विश्वास प्राप्त करने के लिए कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं, यानी कॉमन सभा में अपना विश्वास मत प्राप्त करने के लिए, बहुमत दिखाने के लिए कई दल मिलकर के अपनी सरकार का निर्माण करते हैं और अपना बहुमत सिद्ध करते हैं। इसके अलावा असाधारण परिस्थितियों में विपत्ति का सामना करने के लिए संपूर्ण देश की एकता आवश्यक हो जाती है, यानी असाधारण परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तब विपत्तियों का सामना करने के लिए संपूर्ण देश को एक होना पड़ता है। अतः सभी दल मिलकर मंत्रिमंडल बनाते हैं, यानी सभी दलों के द्वारा मिलकर के मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है और संयुक्त रूप से देश रक्षा में भाग लेते हैं, वो सभी मिलकर के देश की रक्षा का भाग लेते हैं। 1931 में आर्थिक संकट, यानी ब्रिटेन में 1931 का आर्थिक संकट आया और 1940 और 45 का युद्ध का सामना करने के लिए इंग्लैंड में छाया मंत्रिमंडल बनाए गए, यानी इंग्लैंड में 2 बार छाया मंत्रिमंडल बनाया, 1931 और 1940 और से 45 में। युद्ध मंत्रिमंडल, युद्ध अथवा किसी विपत्ति के समय जल्दी में निर्णय की आवश्यकता होती है, यानी युद्ध हो या कोई विपत्ति की समस्या हो तो जल्दी निर्णय लेने के लिए युद्ध मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। इसीलिए शासन की सर्वोच्च नीति के निर्धारण, यानी शासन की सर्वोच्च नीति स्थापित करने और शासन के निर्देशन के निमित्त कुछ मंत्रियों की एक समिति बना दी जाती है, यानी कुछ मंत्रियों को उसमें शामिल कर लिया जाता है। उन्हें प्राय किसी विभाग का अध्यक्ष नहीं रहने दिया जाता और उनको प्राय सभी विभागों से स्वतंत्र कर दिया जाता है, वो किसी एक विभाग के अध्यक्ष नहीं रहते।
जिससे वे पूरा समय इन समस्याओं की ओर ध्यान दे सकें, यानी जिससे उनका पूरा ध्यान विभागों को छोड़ करके इन समस्याओं के ऊपर रहे। इसमें प्राय 4 या 5 मंत्री होते हैं। यह मंत्रिमंडल अल्पकाल के लिए होता है, यानी कम समय के लिए या थोड़े समय के लिए बनाया जाता है। जब तक विपत्ति या युद्ध की संभावना बनी होती है तब तक बना रहता है। 1916 में लॉर्ड जॉर्ज और 1940 में चर्चिल ने 5 मंत्रियों का युद्ध मंत्रिमंडल बनाया, यानी 2 बार 1916 में लॉर्ड जॉर्ज द्वारा, 1940 में चर्चिल ने 5 मंत्रियों का युद्ध मंत्रिमंडल बनाया था। तीसरा है आंतरिक मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में 15 या 20 मंत्री होते हैं, यानी मंत्रिमंडल की बात की जाए 15 या 20 मंत्री होते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री सभी सदस्यों से परामर्श नहीं कर पाता, यानी सभी से उसका परामर्श या सहयोग स्थापित नहीं हो पाता, संपर्क स्थापित नहीं हो पाता है। किसी भी विषय को मंत्रिमंडल में रखने से पहले, यानी कोई भी ऐसा विषय जिसको मंत्रिमंडल रखने से पहले वो 4 या 6 प्रमुख विश्वास पात्र मंत्रियों से सलाह लेता है, तब उसको मंत्रिमंडल में रखता है। शासन संबंधी सभी सर्वोच्च नीतियों का निर्धारण आंतरिक मंत्रिमंडल ही करता है। शासन संबंधी जो सर्वोच्च नीतियाँ बनाई जाती हैं, उत्तम नीतियाँ बनाई जाती हैं, वो आंतरिक मंत्रिमंडल द्वारा ही बनाई जाती हैं। इस प्रकार आंतरिक मंत्रिमंडल अनौपचारिक संगठन है जिसके सदस्यों को प्रधानमंत्री का विश्वास प्राप्त होता है। ये कैसा संगठन है? अनौपचारिक संगठन जिसको प्रधानमंत्री का बहुमत प्राप्त रहता है। छाया मंत्रिमंडल विरोधी दल के नेता द्वारा बनाया गया काल्पनिक मंत्रिमंडल छाया मंत्रिमंडल कहलाता है। यानी विरोधी दल जो दूसरा दल होता है सदन में, उसके द्वारा काल्पनिक मंत्रिमंडल का निर्माण करना ही छाया मंत्रिमंडल होता है। विरोधी दल के सदस्य छाया मंत्रिमंडल के माध्यम से विभिन्न विभागों के संबंध में प्रशिक्षित हो जाते हैं। यहीं विरोधी दल के जो सदस्य हैं छाया मंत्रिमंडल के द्वारा क्या है, विभिन्न विभागों के संबंध में उनको जानकारी हो जाती है, उनका प्रशिक्षण हो जाता है, वो प्रशिक्षित हो जाते हैं। सन 1937 के क्राउन के मंत्री अधिनियम द्वारा छाया मंत्रिमंडल को अप्रत्यक्ष मान्यता मिल गई। अप्रत्यक्ष रूप से उसको छाया मंत्रिमंडल को मान्यता दे दी गई थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बना रहे। इसी प्रकार हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं, हमें प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहें। जय हिंद।